बृहन्मुंबई महानगर पालिका आगे आगे स्टार्ट शिक्षण करना आपने। में संगीता सावे कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए जो व्याकरण है उस व्याकरण पर आधारित जो कारक और काल है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। कारक, ये कारक जो है वो 1 अंक का होता है। कुल मिलाकर व्याकरण 14 अंक का होता है। इस 14 अंक में कारक 1 अंक का होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध दिखाया जाए उसे कारक कहते हैं। ये कारक की परिभाषा है। परिभाषा यानी क्या? व्याख्या। संज्ञा, संज्ञा यानी मराठी में क्या कहते हैं? नाम। अंग्रेजी में उसे नाउन कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा यानी क्या? किसी वस्तु, व्यक्ति, जगह, इसका जो नाम दिया होता है उसे संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम, सर्वनाम यानी संज्ञा के बदले, यानी किसी का नाम है, तुम क्या कर रहे हो, तुम, वह, आप, ये क्या है? सर्वनाम है। तो संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध दिखाया जाता है, जैसे उदाहरण के तौर पर राम ने खाना खाया। अभी राम ये संज्ञा है, खाना खाया ये वाक्य है। राम ने खाना खाया, अगर मैंने ऐसे ही कहा कि राम खाना खाया तो हमें अर्थबोध नहीं होता। तो राम ने खाना खाया, तो ने जो है ये कारक का चिन्ह है। इसलिए संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध दिखाया जाए उसे कारक कहते हैं। हमें कभी भी परिभाषा नहीं पूछते, लेकिन हमें कारक क्या है ये पता होना आवश्यक है। इसलिए हमने ये परिभाषा देखी। अभी हमने देखे कि कारक के भेद, कारक के भेद कितने हैं? कुल मिलाकर 8 है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक तथा संबोधन कारक, ऐसे 8 भेद हैं। जैसे मराठी में विभक्ति होती है वैसे ही हिंदी में कारक कहलाते हैं। ये कारक जो है 8, इसे कारक के भेद कहते हैं। ये जो नाम है ये कारक के भेद है और उसके चिन्ह अलग होते हैं। अभी आपके सामने जो है ये कारक के भेद कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, ये भेद है। और कारक चिन्ह यानी संज्ञा या सर्वनाम को जो चिन्ह लगते हैं वो उसके चिन्ह है। हमें परीक्षा में क्या पूछा जाता है? यानी कृति पत्रिका में हमें वाक्य दिए जाते हैं। वाक्य में हमें कारक चिन्ह पहचानना है और कारक चिन्ह पहचान कर उसका भेद लिखना है, यानी तालिका बनानी है। 2 दिए जाते हैं वाक्य, 2 वाक्य में से एक वाक्य लिखना है। अगर आपने 2 के 2 वाक्य लिखे तो भी चल जाता है। 2 वाक्य में से पहले कारक का चिन्ह कौन सा है ये पहचानना है। पहचान कर उसका भेद लिखना है। चिन्ह के लिए आधा अंक है, भेद के लिए आधा अंक है। इस तरह आपने अगर तालिका अच्छी तरह से बनाई, प्रेजेंटेशन आपका अच्छा हो तो एग्जामिनर खुलकर मार्क देता है। और व्याकरण का प्रश्न होने के कारण व्याकरण में हमेशा मात्राओं की ओर ध्यान देना है। अगर उसमें गलती हो गई तो आपका बराबर होने के बावजूद भी यानी वो गलत हो सकता है, यानी आधा अंक प्राप्त हो सकता है। अब हम देखेंगे ये भेद। कर्ता कारक का चिन्ह कौन सा है? ने है। कर्म कारक का कौन सा है? को। अभी कर्ता, कर्ता यानी क्या है? वाक्य में जैसे मैंने पहले कहा राम ने खाना खाया, अभी यहाँ पर किसने खाना खाया? राम ने खाया, यानी इस वाक्य में राम ये कौन है? कर्ता है। कर्म कारक, कर्म कारक में को आता है। राजा ने ब्राह्मण को दान दिया। राजा ने किसे दान दिया? ब्राह्मण को। किसे? ये प्रश्न पूछने पर जो हमें जवाब मिलता है वो कर्म कारक का को। करण कारक से, संप्रदान कारक के लिए, अपादान कारक से। अब हम देखेंगे कि करण कारक और अपादान कारक दोनों के लिए से है तो उसे कैसे पहचाने? तो करण कारक जो है वहां पर साधन का इस्तेमाल होता है। साधन यानी क्या? जैसे चाकू से आम काटा, यहाँ पर साधन कौन सा इस्तेमाल किया है? चाकू, यानी यहाँ पर साधन का इस्तेमाल होता है। चाकू से आम काटा, ये से जो है कारक चिन्ह, ये करण कारक का यानी साधन का उपयोग किया तो वो करण कारक कहलाता है। अपादान कारक में से यानी अलगाव का भाव होता है। अलगाव यानी क्या? कि चर्चगेट से मुंबई सेंट्रल तक हम आए, चर्चगेट से मुंबई सेंट्रल आए तो चर्चगेट में हम थे, वहां से मुंबई सेंट्रल आए, यानी हम उस स्टेशन से अलग हो गए। अलगाव का भाव यानी अपादान कारक। संप्रदान कारक के लिए
संबंध कारक का, की, के, ये तीनों आते हैं लिंग और वचन के आधार पर। राम का बेटा, राम की बेटी, राम के बेटे, ये का, की, के संबंध दिखलाता है। यानी उस व्यक्ति का उस वस्तु के साथ या व्यक्ति के साथ जो संबंध होता है वो का, की, के साथ होता है। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में दो कारक चिन्ह आते हैं, में और पर। अभी ये पहला वाला में जो है उसमें एक मात्रा और बिंदी है। एक मात्रा और बिंदी का अर्थ है अंदर, यानी क्या, घर में अंधेरा है। अभी घर अंधेरा है, में कारक चिन्ह लगाया है। ये एक मात्रा वाला में का अर्थ है अंदर, घर में अंधेरा है, तो में यानी अंदर, इन ऐसे कहा जाता है। इस पर दो मात्रा आ गई, उसका मतलब मैं खुद, स्वयं, आए, ऐसे होता है। तो हमेशा में गड़बड़ मत करो। हमेशा निबंध लिखते समय भी आप में गड़बड़ करते हो। एक मात्रा वाला में का अर्थ है अंदर और दो मात्रा में वाला अंदर है, यानी उसका अर्थ है मैं स्वयं। ये ध्यान में रखो। ध्यान में कैसे रखना है, मैं को दो मात्रा है, मुझे दो हाथ है, ये दो हाथ यानी मैं खुद, ऐसे समझ लो। तो अधिकरण कारक में मैं और पर, ये दो कारक के चिन्ह है। संबोधन कारक, संबोधन, इस नाम से ही हमें पता चलता है कि किसी को बुलाना, संबोधन करना। अरे ऐसे क्या हुआ, तो यानी अरे ये क्या है, संबोधन है। वैसे ही जो संबोधन आते हैं उसके बाद में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगते हैं, वो संबोधन कारक होता है। हमने देखा कि भेद और कारक चिन्ह क्या है। ये जो तालिका है, ये तालिका आपको अच्छी तरह से रटनी चाहिए। ये रटने पर आपको अच्छी तरह से कारक और कारक के चिन्ह मालूम हो गए तो आपका एक अंक यानी श्योर है। हम देखेंगे कर्ता कारक यानी अलग अलग उदाहरण देखेंगे। अब ये कर्ता कारक है, राम ने गाना गाया, मैंने खाना खाया बोला था। अब ये दूसरा उदाहरण, राम ने गाना गाया, गाना किसने गाया, राम ने गाया। तो ने है, उसके कारण संज्ञा और वाक्य का संबंध कहलाता है, यानी ने, ये कारक चिन्ह है। अजय ने ताला खोला, किसने ताला खोला, अजय ने, यानी वाक्य में कर्ता वह है, अजय है, तो ने से उसे चिन्ह दिया है, वो कर्ता कारक का चिन्ह है। कर्म कारक, माँ ने मोहन को खाना दिया। अभी माँ ने, यहाँ पर ने जो है वो कर्ता कारक का है, लेकिन किसे दिया खाना, को जो है वो कर्म कारक का है। राम ने रावण को मारा, किसे मारा, रावण को, तो को ये चिन्ह जो है वो कर्म कारक का है। वैसे ही मैंने कहा कि करण कारक, अमर ने चाकू से आम काटा, चाकू से हो, छुरी से हो, तलवार से हो, जो भी साधन इस्तेमाल किया है, तो करण कारक में साधन का इस्तेमाल होता है, यानी किसी चीज को साधन के द्वारा अलग किया जाता है, वो करण कारक है। खुशी से सभी की आंखें भर आई, अभी खुशी ये क्या है, करण कारक का है, से, अभी खुशी है ये, हमें सभी की आंखें भर आई, सभी की आंखें किसी से भर आई, खुशी से, तो से ये करण कारक का है। यहाँ पर खुशी ये साधन है। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक में के लिए आता है, स्वास्थ्य के लिए शुद्ध हवा आवश्यक है। अभी स्वास्थ्य शुद्ध हवा आवश्यक है ऐसे ही मैंने सिर्फ लिखा होता तो हमें अर्थबोध ही नहीं होता। तो के लिए ये कारक का चिन्ह लगाने पर हमें वाक्य का बोध होता है, तो वो संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए। तो स्वास्थ्य के लिए शुद्ध हवा आवश्यक है। माँ ने राम के लिए खाना बनाया, किसके लिए खाना बनाया, राम के लिए, तो के लिए अगर नहीं डाले तो राम ने राम खाना, माँ ने राम खाना बनाया, तो हमें बोध नहीं होता। तो के लिए ये चिन्ह डालने पर, कारक का चिन्ह डालने पर हमें अर्थ बोध होता है, वो संप्रदान कारक का चिन्ह है। आगे देखेंगे कि अपादान कारक, जैसे मैंने कहा अपादान कारक और करण कारक, उसके चिन्ह से, ये दोनों में से है, तो अलग कैसे रखना है हमें, तो करण कारक में साधन का प्रयोग होता है, अपादान कारक में अलगाव यानी विलग होना, अलगाव का बोध होता है। पाठशाला से राम घर आया, अभी पाठशाला और घर ये दोनों अलग अलग जगह है, एक जगह से दूसरी जगह जाना यानी अलग होना, वो से के माध्यम से दिखाया है, वो अपादान कारक है। दूल्हा घोड़ी से नीचे उतरा, अभी तक दूल्हे का संबंध क्या था, घोड़ी पर था वो, तो घोड़ी से नीचे उतरा तो वो अलग हो गए, दूल्हा अलग हो गया, घोड़ी अलग हो गई, यानी से ये कारक चिन्ह है अपादान कारक का। तो हमेशा ध्यान रखो करण कारक और अपादान कारक में
कारक चिन्ह से होने के बावजूद भी उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। एक में साधन का उपयोग होता है, एक में अलगाव का उपयोग होता है। तो इस तरह से कारक चिन्ह को पहचानना है। संबंध कारक, संबंध इस शब्द से हमें समझ में आता है कि रिलेशन। राम श्याम का भाई है। राम किसका भाई है? श्याम का। तो ये का जो है वो संबंध दिखाता है। यहाँ पर श्याम शब्द देखो, श्याम ये व्यक्ति का नाम है, वहां पर यह जोड़ा गया है। श्याम का मतलब क्या है? सावला। ये श्याम का मतलब सावला है, यानी ये व्यक्ति का नाम है। अगर मैं सिर्फ श्याम कहती, यह जोड़ती नहीं, तो वो अर्थ क्या होता था? इवनिंग यानी संध्या। संध्या का अर्थ होता था, यानी शाम को मैं घर आऊंगी। शाम यानी क्या? कि इवनिंग। तो ये राम श्याम जो है शब्द, राम श्याम का भाई है। तो श्याम शब्द अच्छी तरह से ध्यान में रखो कि श्याम दो तरह से लिखे जाते हैं। एक में य जो है प्रयुक्त हुआ है वो व्यक्ति का नाम है, और सिर्फ श होता है वह श्याम कहलाती है। तो उसमें गड़बड़ी ना करें। आलोक की बहन आई थी। किसकी बहन आई थी? आलोक की। यहाँ पर भी की दूसरा है, दूसरी मात्रा है। पहली वाली मात्रा दो वाक्यों को जोड़ने का प्रयोग करती है, ये ध्यान में रखो। और दूसरी वाली की, ये हमेशा आप अपने कृति पत्रिका करते समय, उत्तर पत्रिका में लिखते समय की गड़बड़ करते। कब की लगाना है, कौन सा की लगाना है, आपको समझ में ही नहीं आता है। मैंने लिखा है, लेकिन व्याकरण के इसमें अगर आप गलती करें तो आपका आधा अंक जा सकता है। ये दूसरी मात्रा वाली यानी दीर्घ की कहती है। ये की जो है वो संबंध दिखलाती है। और पहली वाली की है दो वाक्यों को जोड़ने का काम किया। मुझे लगा कि आप नहीं आओगे। मुझे लगा एक वाक्य हुआ, आप नहीं आओगे एक वाक्य हुआ। उसे किससे जोड़ा है? मैंने की से जोड़ा है। वो की कौन सी है? पहली वाली की है। पहली वाली की यानी मराठी में रस्व की कहते हैं। इसलिए की हमेशा ध्यान रखो। जैसे मैंने मैं का बताया, दो मात्रा यानी मेरे दो हाथ, वैसे की दूसरी वाली की यानी संबंध है, पहली वाली की यानी दोनों को, दो वाक्यों को जोड़ना है। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक यहाँ पर और में दो आते। छगन छत पर गया। कहाँ गया? छत पर गया। अभी छत पर गया, अगर मैंने पर नहीं डाला, छगन छत गया है, तो हमें अर्थबोध नहीं होता। तो उसे पर लगाने से, अधिकरण कारक का चिन्ह लगाने से अर्थबोध हो जाता है, वो कारक कहलाता है। गांधी जी आश्रम में थे। गांधी जी कहाँ थे? आश्रम में। यहाँ पर भी में आया है, एक मात्रा वाला में आया है, इसका मतलब है अंदर। तो गांधी जी आश्रम में थे। अधिकरण कारक में ही कारक के दो चिन्ह हैं, पर और में। और संबंध कारक का की के दिखने में तीन है, लेकिन वो संबंध दिखलाते। का राम श्याम का भाई है, वो पुल्लिंग है। राम की बहन यानी राम की बहन, ऐसे की आ गया तो वो स्त्रीलिंग हो गया। के आ गया तो वचन के कारण हो सकता है, एक वचन और बहुवचन। यानी व्याकरण में यह ध्यान रखना जरूरी है। संबोधन कारक, अरे राम तुम कहाँ हो? यहाँ कहाँ चांद और बिंदी लगती है। तो कहाँ का मतलब क्या होता है? चांद और बिंदी यानी कुठे। मराठी में क्या कहते हैं? कुठे, वेयर। और जहां पर बिंदी नहीं हो, चांद और बिंदी नहीं हो, उसका मतलब किसने किससे कहा। ये मैं बार बार कहती हूँ, पहले भी मैंने व्याकरण जब लिया था तब कहा था मैंने आपको। लेकिन ध्यान रखना है, बार बार रटना है, ये गलती हमसे होनी नहीं चाहिए। मैं, की, शाम, ऐसे कुछ कुछ शब्द है कि वो दिखने में तो और उसका उच्चारण भी सेम होता है, यानी सरीखा होता है, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे हम कहते हैं, एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। सास, सास शब्द लिखने पर सिर्फ सास लिखा तो मदर इन लॉ होती है, यानी मेरी सास। लेकिन मैंने चांद और बिंदी दे दी, सांस, यानी मेरी जो सांस चल रही है वो सांस है। दौड़ते दौड़ते मेरी सांस फूल गई, मैंने चांद और बिंदी नहीं दी तो सांस का अर्थ अलग हो जाएगा। यानी ध्यान रखो कि एक बिंदी के कारण, एक मात्रा के कारण भी वाक्य में अर्थ बदलाव आता है। इसलिए ऐसे जो शब्द है, बहुत बार पांचवी से लेकर हमें अपनी 9वीं 10वीं तक हमारे मैंने पाठ्य पुस्तक में नीचे दिए होते हैं, उसे गौर से देखना आवश्यक है। पाठ्य पुस्तक पढ़ना सबसे अच्छा है, यानी पाठ्य पुस्तक में से ही आपको कृति पत्रिका में प्रश्न आते हैं। इसलिए पाठ्य पुस्तक में जो कोई पाठ हो, पूरक पठन हो, व्याकरण हो, आपके पाठ के नीचे सभी दिया होता है। सभी यानी रचना विभाग भी है, व्याकरण भी है, स्वाध्याय दिया होता है, उसमें सब कुछ होता है। इसलिए पाठ्य पुस्तक पढ़ना अनिवार्य है, ये ध्यान में रखिए।
अब हम देखेंगे काल। कारक के 1 मार्क के लिए हमने देखा कि 1 मार्क कैसे मिल सकता है, कारक का चिन्ह और कारक ये पहचानना आ गया तो हमें 1 मार्क मिल सकता है। अभी हम देखेंगे काल। काल तो हमें पता है कि काल के मुख्य 3 भाग है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। ये 3 मुख्य भेद है। भूतकाल यानी क्या, जो हो गया है, कल मैंने क्या किया था, ऐसे हम पूछते हैं तो कल मैंने क्या किया था, थी, थे, ये भूतकाल है। वर्तमान काल यानी क्या, जो अब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, ये वर्तमान काल है, यानी अभी क्रिया चालू है, उसे वर्तमान कहते हैं। भविष्य काल, कल क्या होगा, यानी कल क्या होने वाला है, ये भविष्य काल है। यानी काल के मुख्य 3 भेद है और उससे आगे हमें पढ़ना है। तो वो कौन से है, वो 2 अंक के लिए आते हैं। तो कृति पत्रिका में हमेशा आपको 3 वाक्य देते हैं। 3 वाक्य देने पर आपके सामने कोष्टक भी होता है कि आपको उस वाक्य का कौन से काल में करना है। तो ध्यान रखें कि वो लिखते समय भी आपने अगर वाक्य लिखा है, सामने दिया हुआ वाक्य है वैसे ही लिखना है। वो लिखते समय आपकी मात्रा की गलती हो गई तो आधा अंक जा सकता है। आपका वाक्य बराबर है लेकिन मात्राओं की गलती है और ये सवाल कौन सा है, व्याकरण का है, तो आपका आधा अंक जा सकता है। इसलिए ध्यान रहे कि व्याकरण के सवाल के समय हमें चौकन्ना रहना चाहिए और हमेशा जैसे लिखा है कृति पत्रिका में, अगर गलत है, आपने गलत लिखा तो आपके मार्क नहीं कटेंगे, लेकिन वहां सही देने के बावजूद भी आपने गलत लिख दिया तो आपके अंक जा सकते हैं। ठीक है, अब ये काल हमने देखा कि 3 मुख्य काल है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। आपके सामने तालिका है, एक ही वाक्य मैंने अलग अलग तरह से मैंने आपको दिया हुआ है। सामान्य, पूर्ण और पूर्ण। भूतकाल सामान्य आता है, अपूर्ण भूतकाल आता है, पूर्ण भूतकाल आता है। वैसे वर्तमान काल में भी 3 भाग है, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। भविष्य काल में हमें यहाँ पर यानी सिर्फ सामान्य पढ़ना है, अपूर्ण और पूर्ण है लेकिन हमारे अभ्यास क्रम में वह नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है कि सामान्य के 3, अपूर्ण के 2 और पूर्ण के 2, ऐसे 7 कालों का हमें अभ्यास करना है। अभी भूतकाल का मैं उदाहरण, एक ही वाक्य मैंने पूरे काल में बताया है। राम पाठशाला गया। गया ये क्या है, भूतकाल है, सामान्य भूतकाल। मैंने खाना खाया, मैंने पढ़ा, ये जो है वो सामान्य काल है। जो क्रिया हो गई है वो सामान्य भूतकाल का, अगर आपने क्रिया गया वे भूतकाल की क्रिया दी तो वो सामान्य है। यहाँ पर मैंने था, थी, थे कुछ भी नहीं लगाया, लेकिन गया यानी हो गया है, ये क्रिया हो गई है, हमें पता चलता है, यानी ये सामान्य भूतकाल की क्रिया है। अपूर्ण, अपूर्ण भूतकाल, राम पाठशाला जा रहा था। अभी जा रहा था, उसकी जाने की क्रिया पूर्ण नहीं हुई, भूतकाल में भी पूर्ण नहीं हो, जा रहा था थी थे है, लेकिन उसकी क्रिया जा रही है। मैं सो रहा था, हम कहते मैं सो रहा था, अचानक आवाज आई, तो सो रहा था यानी सोया हुआ नहीं था, सो रहा था। जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे, था, थी, थे, ये लिंग वचन के कारण जो होता है, लेकिन जा रहा, जा रहे, जा रही, ये ध्यान में रखो कि अपूर्ण काल में आता है, इसलिए मैंने अलग रंग दिया है वहां पर, ये ध्यान में रखो। यही अपूर्ण काल की विशेषता है कि अपूर्ण भूतकाल हो या अपूर्ण वर्तमान काल हो, वहां जो है था, थी, थे और है, यही बदलाव आता है, बाकी वाक्य वैसे के वैसे रहता है। पूर्ण काल, अभी पूर्ण भूतकाल में क्या है, राम पाठशाला गया, ये सामान्य काल का है, लेकिन राम पाठशाला गया था, ये पूर्ण हो गई है, था, थी, थे लगा है, यानी पूर्ण भूतकाल की क्रिया है। सामान्य भूतकाल में मैंने था लगाया नहीं है, इसलिए वो सामान्य, मैंने खाना खाया, मैंने पढ़ा, वैसे कहते हैं वो सामान्य काल है। और भूतकाल पूर्ण यानी राम पाठशाला गया, मैंने खाना खाया था, मैंने पढ़ा था, ये था, थी, थे लगता है तो पूर्ण भूतकाल की क्रिया होती है। वैसे ही हम देखें वर्तमान काल में, राम पाठशाला जाता है, जाता है, जा रहा है मैंने नहीं कहा, जाता है, खाता है, पीता है, ये ता जो है, ये ता सबसे महत्वपूर्ण है। वर्तमान, सामान्य वर्तमान काल पहचानने की ये यानी आपको चिन्ह दिया है, ता, ती, ते, ये ध्यान में रखना है। राम पाठशाला जाता है, राम पाठशाला जा रहा है,
जा रहा है, जैसे मैंने कहा जा रहा था, यानी भूतकाल में था है, वर्तमान काल में है। यानी क्रिया अपूर्ण है, जा रहा है, वो पहुंचा नहीं है अब तक, यानी पाठशाला जाने की उसकी क्रिया चालू है। यानी क्रिया जब चालू होती है, अपूर्ण होती है, वो अपूर्ण कहलाती है। वो था, है, उस पर निर्भर करती है ये भूतकाल में है या वर्तमान काल में है। पूर्ण काल, अभी पूर्ण वर्तमान काल जो है, राम पाठशाला गया है, यहाँ पर जाता है मैंने कहा था सामान्य काल में, पूर्ण काल में उसकी पूर्ण क्रिया यानी जाना, उसका गया, ये पूर्ण विधि है। यानी राम पाठशाला गया है, ये गया ये शब्द है जाना का भूतकाल है, ये ध्यान में रखो। अभी देखेंगे सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल किंवा भविष्यत काल ऐसे भी कहते हैं। तो सामान्य भविष्य काल में राम पाठशाला जाएगा, राम खाना खाएगा, राम पुस्तक पढ़ेगा, गा गी गे ये जब आता है तो वो सामान्य भविष्य काल होता है। यहाँ पर हमें सिर्फ भविष्य काल का सामान्य रूप पढ़ना है, अपूर्ण और पूर्ण नहीं है। तो मैंने एक ही वाक्य आपको सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण में, यानी जहां पर बदलाव है वहां पर मैंने रंग बदले हैं, वो देखिए। नहीं, वर्तमान काल सामान्य का ताती ते ध्यान में रखना है। भविष्य काल में गा गी गे यानी राम पाठशाला जाएगा, राधा पाठशाला जाएगी, अभी राधा है, वो लिंग परिवर्तन हो गया इसलिए गी आ गया। बच्चे पाठशाला जाएंगे, गे आ गया यानी वचन आ गया, एक वचन और बहुवचन। मराठी में उसे अनेक वचन कहते हैं लेकिन हिंदी में बहुवचन कहते हैं। तो गा गी गे ता ती ते ये जो है ये वचन और लिंग के कारण होता है। अपूर्ण काल में यही ध्यान रखना है कि था है या है, जा रहा था, यानी अपूर्ण काल जो है यानी वो क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, वो अपूर्ण है, यानी वो ध्यान में रखना है। और था लगाया तो अपूर्ण भूतकाल होगा, है लगाया तो अपूर्ण वर्तमान काल होगा। और यहाँ पर पूर्ण क्रिया आती है, था है, पाठशाला गया था भूतकाल, और पाठशाला गया है यानी वर्तमान काल। यानी इस तरह से हमें एक ही वाक्य पूर्ण सातों काल में मैंने घुमाकर दिखाया है। वैसे ही हमें ये तालिका अच्छी तरह से रट ली तो हमें कोई भी कौन सा भी वाक्य कृति पत्रिका में आ जाए, उसका परिवर्तन करने के लिए कहे तो हम अच्छी तरह से कर सकते हैं, हमारे मार्क नहीं जाएंगे, हमारे अंक, एक अंक जो है वो एक अंक मिल सकता है। इसलिए हमें काल अच्छी तरह से समझना चाहिए। हम बातें तो करते हैं, बातें करते करते कितने काल इस्तेमाल करते हैं, भूतकाल भी करते हैं, वर्तमान काल करते हैं, भविष्य काल करते हैं, सामान्य भूतकाल करते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल करते हैं। हम बातें करते समय काल करते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हम कौन कौन से काल में, जब काल पढ़ते हैं तो हम पता चलता है कि हम कौन से काल में बात कर रहे हैं। ये ध्यान में रखो। यानी काल हमने देखा और किस तरह से उसमें परिवर्तन आता है वह भी हमने देखा। अभी हमने देखना है कि परीक्षा में कैसे पूछा जाता है। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी दो वाक्यों का कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। अंक 2 है। किसी दो वाक्य के, यहाँ पर मैंने उदाहरण के तौर पर आपको 4 वाक्य दिए, वहां पर कितने देते, कृति पत्रिका में 3 देते, 3 में से 2 लिखने। आपने तीनों के 3 वाक्य लिखे, आपको अच्छी तरह से मालूम है मेरा बराबर है तो तीनों वाक्य लिख सकते। अभी कोष्टक में क्या सूचना दी है कि पहला वाक्य, मैं, अभी ये मैं 2 मात्रा वाला है, देखो मैं यानी मैं खुद, मैं गंध नहीं बेचूंगा, सामान्य भूतकाल। कोष्टक में हमें दिया है मैं गंध नहीं बेचूंगा, गा गी गे यानी भविष्य काल का ये वाक्य है, लेकिन मुझे किस में करना है, सामान्य भूतकाल में करना है। अब ये सामान्य भूतकाल में कैसे हुआ, मैंने, ने लगा, मैंने गंध नहीं बेचा, सामान्य भूतकाल, गंध नहीं बेचा, बेचा था होता था तो पूर्ण भूतकाल होता था, मैंने गंध नहीं बेचा, ये सामान्य भूतकाल का वाक्य हो गया। अभी लिखते समय आप पूछेंगे कि मुझे सवाल भी लिखना है और जवाब भी लिखना है क्या, तो आप सवाल नहीं लिखा तो भी चल जाता है, लेकिन जो प्रश्न का क्रमांक है वो देना आवश्यक है। अगर मेरे पास 4 वाक्य है, मुझे 2 वाक्य करने के लिए कहे, मैंने दूसरा लिया और तीसरा लिया, तो मेरा दूसरा वाक्य है इसलिए 2 नंबर डालना आवश्यक है। वहां पर मेरा पहला वाक्य है इसलिए एक यानी अंक नहीं डालना है, तो दूसरा अंक लिया है इसलिए मुझे 2 अंक ही डालना है। ये दूसरा वाक्य है
और वो वाक्य का उत्तर यह है। मैंने प्रश्न नहीं लिखा तो भी चल सकता है, लेकिन उत्तर लिखते समय कोष्टक में क्या सूचना दी है वो लिखना आवश्यक है। अगर आप 80 मार्क का आपका पेपर है, 80 मार्क में कोई होशियार विद्यार्थी है, वो 70 तक जाता है, यानी 70 तक जाता है, तो उनके जो है कोष्टक में अगर आपने काल नहीं लिखा तो उनके अंक काटे जाते हैं। पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल क्या करने के लिए कहा है, अगर वैसे नहीं किया तो उसका आधा अंक जाता है। सामान्य जो है विद्यार्थी की जो पास होते हैं, बीच में है, ऐसे जो है वो विद्यार्थियों को एग्जामिनर यानी दे देता है 1 अंक, लेकिन मॉडरेटर के पास जाने पर वो आधा हो सकता है। इसलिए हमें परफेक्ट रहना है कि हमारा आधा अंक क्या 1 अंक पूर्ण मिलना ही चाहिए, आधा अंक भी नहीं जाना चाहिए। इसलिए मुझे कोष्टक में जो सूचना दी है वो भी लिखनी है, मेरा वाक्य भी सही लिखना है, उसमें मात्राओं की गलती भी नहीं होनी चाहिए, ये मुझे ध्यान में रखना है। दूसरा वाक्य, अधिकारियों को गुस्सा आता है। पूर्ण वर्तमान काल में ये आता है यानी सामान्य काल जो है वो है। अभी मुझे पूर्ण वर्तमान काल में लिखना है, तो अधिकारियों को गुस्सा आया है, पूर्ण हो गया, आया है, तो पूर्ण वर्तमान खुला हुआ। राजकुमार हिरण का शिकार करता है, ये भी सामान्य काल का है, मुझे सामान्य भविष्य काल में करना है। उत्तर क्या आएगा, राजकुमार हिरण का शिकार करेगा। गा गी गे, जैसे मैंने कहा था भविष्य काल में गा गी गे। अब ये राजकुमार पुल्लिंग है, इसलिए गा आ गया, राजकुमारी होती तो करेगी आता था, ये ध्यान में रखो। लिंग और वचन के कारण उसमें गा गी गे बदलाव आता है। तो हमें पहले देखना है कि सूचना क्या दी है, ये वाक्य कौन से काल में है और मुझे क्या करना है, ये ध्यान में रखना है। माँ गुस्से से कहती है, अपूर्ण भूतकाल, कहती है, ये भी सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है, मुझे उसमें अपूर्ण भूतकाल करना है। अभी अब तक मैंने सामान्य और पूर्ण किया, अपूर्ण का वाक्य देखेंगे। माँ गुस्से से कहती है, माँ गुस्से से कह रही थी यानी रही थी, ये जो है यानी उसकी क्रिया पूर्ण नहीं, गुस्से से कह रही थी, कहना ये क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए अपूर्ण भूतकाल है। था थी थे ये भूतकाल का दर्शक है। इसलिए हमें ध्यान देना है कि हमने अब तक क्या देखा, कारक के 1 अंक, वहां पर भी मैंने सूचना दी आपको कि हमें उसके चिन्ह बराबर रटने हैं। यहाँ पर भी आपको मैंने यानी काल के लिए मैंने क्या कहा कि काल की जो तालिका मैंने दी है वो 7 काल यानी 7 वाक्य 7 काल में कैसे परिवर्तन हो गए उसे देखना है। और प्रश्न पत्रिका में यानी कृति पत्रिका में हमें कैसे सवाल पूछा जाता है ये भी मैंने आपको आपके सामने रखा। अभी मुझे देखना है कि इस काल और कारक में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं वो ध्यान में रखना है। मैंने पढ़ाते समय भी आपको कही थी और ये अभी पूर्ण जानकारी भी देती हूँ कि किस तरह से करना है। काल के प्रश्न में कोष्टक में दी गई सूचना लिखना आवश्यक है। देखो मैंने महत्वपूर्ण बातों में ये लिखा है कि काल के प्रश्न में अगर प्रश्न नहीं लिखा तो भी चल सकता है, लेकिन आपने जवाब लिखने के बाद कोष्टक में दी गई सूचना लिखना आवश्यक है। यानी वहां पर अगर यानी जिसके 70-72 ऐसे मार्क होते हैं तो वहां उनके आधा अंक जाता है, कोष्टक में सूचना नहीं लिखी तो, ये ध्यान में रखो। लेकिन मुझे सभी छात्रों को कहना है कि मुझे सूचना लिखनी है, सभी ने, भले वो एवरेज हो या होशियार हो, छात्र छात्र है, सूचना लिखना आवश्यक है। कारक के प्रश्न में आधा अंक कारक के चिन्ह के लिए तो आधा अंक भेद के लिए होता है। हमने कारक का चिन्ह देखा, ने, को, से वगैरह जो है वो कारक के चिन्ह है। और कारक का भेद कौन सा है, कर्ता कारक है, करण कारक है, कर्म कारक है, अधिकरण कारक है, ये भेद है। तो हमें तालिका बनानी है, कारक के प्रश्न में तालिका, तालिका यानी क्या, टेबल, टेबल यानी बनाना है। यानी वहाँ टेबल बनाने पर हमारा प्रेजेंटेशन हमेशा अच्छा होना चाहिए, पेपर हमारा साफ सुथरा यानी कुछ भी लिखना नहीं, वैसे नहीं है। तो साफ सुथरा यानी वहां पर यानी हम हमेशा गलती करते हैं तो ऐसे काटते हैं, तो वैसे काटना नहीं है। तो एक लकीर उस पर सिर्फ देनी है, जिस शब्द को काटना है, जिस वाक्य को काटना है उसे सिर्फ लकीर देनी है, यानी वो भद्दा नहीं दिखाई देता। तो तालिका बनानी है, भले मुझे 1 मार्क के लिए है लेकिन तालिका बनानी है। ऊपर यानी उसका हेडिंग क्या होगा, कारक चिन्ह,
एक में होगा, दूसरा क्या होगा कि भेद। अभी ने है तो ने का क्या हुआ, भेद कौन सा हुआ, कर्ता कारक। ये आपने अच्छी तरह से लिख दिया, यानी वाक्य लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उत्तर लिखा तालिका में तो भी आपको अच्छे से मार्क, पूर्ण मार्क मिलते हैं। ये ध्यान में रखो, इसलिए तालिका करना आवश्यक है। तालिका किस लिए बनाने के लिए कही मैंने, यानी उत्तर हमारा सही कौन सा है वो दिखाई देता है, और हमारा प्रेजेंटेशन जो हम किस तरह से लिखते हैं, नया प्रश्न नए प्रश्न पर पेज पर होना चाहिए, पृष्ठ पर होना चाहिए। हम जैसे कहते हैं व्याकरण का प्रश्न है, व्याकरण में अलग अलग बातें हैं, 14 अंक है, मैंने कहा उस 14 अंक में से मैं आज सिर्फ 3 अंक का ले रही हूँ। यहाँ पर अव्यय भी हो गया है, संधि भी हो गई है, ये ध्यान में रखो। यानी एक एक दो दो करके हम लोग 14 अंक पूर्ण करने वाले हैं व्याकरण के हिसाब से। तो आज 3 अंक लिए हैं, तो वहां पर कारक 1 अंक का है, काल 2 अंक के है। तो ये कैसे लिखना है, किस तरह से लिखना है, मैंने कहा है कि सवाल नहीं लिखा तो भी चल सकता है, लेकिन उसका जो क्रमांक है वो लिखना जरूरी है, और उत्तर लिखने के बाद जो सूचना दी गई है वो भी लिखना आवश्यक है। और मात्राओं के और ध्यान दे, मैं बार बार कहती हूँ कि मात्राओं के और ध्यान दे। मात्राएं यानी रस्व दीर्घ, यानी जैसे कृति पत्रिका में लिखा है वैसे लिखना आवश्यक है। वहां पर गलती है तो आपके अंक नहीं काटे जाएंगे, लेकिन वहां सही है और आपने अगर वहां गलत किया, एक मात्रा बढ़ गई या फर्स्ट का सेकंड हो गया यानी रस्व का दीर्घ हो गया, तो भी आपका अंक जा सकता है, क्योंकि ये व्याकरण का सवाल है। व्याकरण में हमें सही मायने पर अच्छी तरह से पेशकश करनी है बिना गलती किए, तो ही हमें पूर्ण मार्क मिलते हैं। 14 अंक के 14 अंक हमें व्याकरण में मिलते हैं। अगर आपका व्याकरण पूरी तरह से सही है और आपने कोई भी गलती नहीं की तो आपको 14 अंक मिलते ही है। लेकिन आपका पूरा व्याकरण बराबर है, लेकिन लिखते समय आपने गलती कर दी, हर वाक्य में गलती है, एक एक मात्राओं की गलती है, कुछ नाम अलग लिखा है, ऐसे कुछ किया है, कोष्टक नहीं दिया है, ऐसे किया है, तो 14 अंक के 7 अंक भी हो सकते हैं। यानी लिखा तो पूरा बराबर है, लेकिन मात्राओं के कारण आधे अंक जाते हैं, यानी 14 और 7 अंक जाना ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए ध्यान रहे कि हमारा व्याकरण बराबर होना चाहिए। व्याकरण बराबर है तो हमारे यानी जो भी प्रश्न होंगे वो हम अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो आज हमने कारक और काल के बारे में पढ़ा, 3 अंक हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं यह हमने जाना। आपको इसमें कोई दिक्कत है या कुछ है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कि कारक आपको कुछ समझ में नहीं आया या काल समझ में नहीं आया। सिर्फ एक बात ध्यान में रखो कि काल के लिए मैंने जो टेबल दिया है वैसे वो टेबल अच्छी तरह से रटना है, और कारक के चिन्ह आपको याद होने चाहिए, तो आपको पूरे मार्क मिलते हैं। अभी आपको कुछ प्रश्न हो तो मुझे पूछ सकते हैं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। कारक के बारे में शंका है, काल के बारे में शंका है, काल तो आपको पता है। कुछ आपको शंका है, कुछ पूछना है कारक के बारे में या काल के बारे में या चिन्ह के बारे में, आपको कुछ गड़बड़ी हो रही है तो वो पूछना है क्या? किसी को पूछना है? देखिए बच्चों, ये काल और कारक बहुत मायने रखता है। आपको समझ में आया है ऐसे मैं समझती हूँ, क्योंकि किसी ने सवाल मुझे नहीं पूछा, इसलिए मुझे लगता है कि मैंने अच्छी तरह से बताया है। अगर आपको समझ में भी नहीं आया है तो भी हमारे ये वीडियो जो है ये पूरी तरह से यूट्यूब पर जाते हैं। जब आपको समय मिले तो आप तालिका भी देख सकते हैं और आप कारक के चिन्ह भी रट सकते हैं, तो ये आप बार बार देख सकते हैं। तो ये यूट्यूब पर ये आपका यानी ये अपने बीएमसी का जो है वीडियो ये जाने वाला है, और ये 9वीं 10वीं के लिए ये दोनों व्याकरण एक ही है। ये ध्यान में रखो कि 9वीं के लिए अलग व्याकरण है, 10वीं के लिए अलग व्याकरण है, वैसे नहीं है। कारक 10वीं में भी है, 9वीं में भी है, काल 10वीं में भी है, 9वीं में भी है। इसलिए आपको अच्छी तरह से अभी से प्रैक्टिस की तो 10वीं तक जाते जाते आपको ये अच्छी तरह से आ सकता है।
फिर भी कुछ शंका हो तो पूछ लीजिए। किसी को कुछ कहना है? ठीक है, तो मैं आपसे